Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My dear students, I welcome you all again. I am your chemistry tutor Yasir sir, and this is video lecture number 13 for the class 11th. Today we are going to discuss few more numerical problems, and while completing those numerical problems we will move ahead inshallah. So we are going to seek different important things that are importantly asked in the competitive examinations. So my dear students, let us discuss the today's topic, that means lecture number 13 for the class 11th. एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके सामने मैंने दी है. प्रॉब्लम क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट इज Kc फॉर अ रिएक्शन मैंने यहाँ पे दी है. Twice D gives is a reversible reaction, gives A, and twice B is 100. यानी कि ये एक रिएक्शन दी गई है जिसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc जो है उसका वैल्यू है मैंने 100 दिया है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, व्हाट विल बी द Kc फॉर द रिएक्शन, यानी कि आपको अब इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K निकालना है जो कि नीचे दिया है. Twice A plus 4 times B is a reversible process, gives 4 times D. यानी कि जो डाटा दिया है आपका वो ऊपर है, यानी कि रिएक्शन आपको ये दी गई है और उसके लिए जो Kc दिया गया है आपका वो 100 है, और जो आपको रिएक्शन अब दी गई है जो कि क्वेश्चन पूछा गया वो ये है, आपको इसके लिए Kc निकालना पड़ेगा. देखिए, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब पढ़ा तो हमने उसमें ये सीखा दैट अगर एक पर्टिकुलर रिएक्शन है जिसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है, अगर आप उस रिएक्शन को रिवर्स करते हो तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो 1 डिवाइडेड बाय K हो जाएगा. दूसरी बात, अगर आप उस इक्वेशन को जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है, अगर आप उसको डिवाइडेड बाय 2 से करते हो तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो K का अंडर रूट बनता है. यानी कि अगर एक रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन है, इस रिएक्शन के लिए अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है, आपको बताया जाता है कि आप इस रिएक्शन को फॉर एग्जांपल डिवाइडेड बाय 2 से करो, यानी कि आप डिवाइडेड बाय 2 से करो, ऐसे 1 डिवाइडेड बाय 2 रिएक्शन को, यानी कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो होल इक्वेशन को आप डिवाइड बाय 2 से करो. नई जो अब ये जो नई रिएक्शन बनी इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, वो K पावर चढ़ता है 1/2. कहने का मतलब है दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ K. मैंने जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर नंबर 13 अपलोड किया था, मैंने उसमें मिस्टेक में ये लिखा था कि अगर हम किसी रिएक्शन को डिवाइड बाय 2 से करेंगे तो नई रिएक्शन जो है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा वो होगा 1/2. मैंने ऐसे लिखा था, एक्चुअली वहां पे गलत हुआ है, मुझे लिखना था बेसिकली K 1/2, तो मैंने बाय मिस्टेक वहां पे 2 1/2 लिखा था, फिर मैंने ऐसे लिखा था अंडर रूट ऑफ 2. तो माय डियर स्टूडेंट्स, वहां पे प्लीज आप उसको जो है क्लियर करेंगे. आई अपोलोजाइज फॉर दैट. तो मुझे लिखना था बेसिकली K 1/2, जल्दी में मैंने लिखा 2 1/2. तो वो ये मैंने जो है यहाँ पे क्लियर किया आपको. तीसरी बात ये कि अगर रिएक्शन को आप मल्टीप्लाई 2 से करते हो तो नई इक्वेशन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो उसके स्क्वायर में चढ़ जाता है, और अगर मल्टीप्लाई n से करोगे तो वो K रेज़ पावर n बन जाता है. तो ये चीजें आपको ऑलरेडी पता है. अब मैं क्या कह रहा हूं, अब आपके पास रिएक्शन जो दी गई है इसका आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है. अब देखिए कैसे निकालेंगे, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है. तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे डियर स्टूडेंट्स, वैसे वैसे आपको ये चीजें अच्छे से आराम से आ जाएगी और आप बहुत कम टाइम में फिर इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो. देखिए, ये जो रिएक्शन दी है आपकी, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc जो है वो 100 है. ठीक है, यानी कि गिवन क्या है आपको, गिवन आपको ये है, अगर मैं यहां पे लिखूंगा गिवन क्या है, गिवन आपको ये है कि आपके पास एक रिएक्शन जो है twice D gives A plus 2B, ये गिवन रिएक्शन आप देख सकते हो ऊपर, और इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc है मैंने कहा दैट इज इक्वल टू 100. सिंपल है. अब आपको क्या कर रहा है, आपको इस रिएक्शन के लिए Kc निकालना है. पहले आपको देखनी है इस रिएक्शन और इस रिएक्शन में क्या फर्क है या क्या सिमिलैरिटीज है. देखिए, पहली बात, यहां पे रिएक्टेंट जो है वो D है, इस रिएक्शन में रिएक्टेंट D है और प्रोडक्ट जो है A एंड B है, और जो आपको रिएक्शन दी गई है जहां से आपको K निकालना है उसमें प्रोडक्ट ही D है और रिएक्टेंट A एंड B है. देखो, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दो रिएक्शंस में बिल्कुल अपोजिट है. इस रिएक्शन में रिएक्टेंट D है लेकिन इस रिएक्शन में वो प्रोडक्ट है. इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट A एंड B है, फिलहाल मैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की बात नहीं कर रहा हूं, वो इस रिएक्शन में रिएक्टेंट A एंड B है. तो पहले क्या है, इसका मतलब ये हुआ ये रिएक्शन और ये रिएक्शन फिलहाल एक दूसरे की रिवर्स है. पहले देखिए, तो बताइए इस रिएक्शन की जो रिवर्स रिएक्शन होगी वो क्या होगी, मैं यहां पे लिखूंगा जो रिवर्स रिएक्शन होगी इस रिएक्शन के लिए. देखिए, ये सॉल्यूशन में कर रहा हूं यहां पे,
ये मैं सोल्यूशन कर रहा हूं, वो क्या होगी, आप रिवर्स कीजिए डियर स्टूडेंट्स, वो क्या हो जाएगी, वो होगी a प्लस ट्वाइस b, इट गिव्स फॉरवर्ड बैकवर्ड ट्वाइस d। जब आपने इस रिएक्शन को जो कि गिवन है उसके लिए आपका Kc है 100, आपने फिलहाल क्या किया, उसी रिएक्शन को आपने रिवर्स किया। जब आपने इसको रिवर्स किया तो बताइए Kc क्या बनेगा, मैं लिखूंगा फिलहाल Kc डैश। आपको पता है जो इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फिलहाल निकलेगा, सिंस ये इस रिएक्शन का रिवर्स है तो दैट विल बी इक्वल टू इट्स रेसिप्रोकल, दैट मींस 1 डिवाइडेड बाय Kc। तो वो किसके बराबर हो गया, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय, और Kc आपको पता है वो 100 के बराबर है तो दैट विल बी इक्वल टू 100। फिलहाल हम ऐसे लिखेंगे। अब देखिए, अब आप इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को देखिए, क्या ये बराबर सेम है। देखो यहाँ पे a प्लस 2b है, यहाँ पे 2a प्लस 4b है। चलो रिएक्टेंट तो सेम है, a b b, और यहाँ पे प्रोडक्ट d है, यहाँ पे भी प्रोडक्ट d है, उस हिसाब से तो सेम है, लेकिन इनका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम नहीं है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखो ट्वाइस a है, लेकिन यहाँ पे खाली a है, यहाँ पे 4 टाइम्स b है, यहाँ पे खाली 2 टाइम्स b है, यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट प्रोडक्ट का 4 टाइम्स d है, यहाँ पे खाली 2 टाइम्स d है। तो आप मुझे बताइए आप ऐसा क्या करेंगे जिसकी वजह से इस रिएक्शन का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है वो बिल्कुल इस रिएक्शन के बराबर बनेगी। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप देखिए हमें उसके लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। तो हम इस रिएक्शन के बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे। तो कीजिए आप मल्टीप्लाई 2 से, तो देखिए क्या होगा, जब आप इसको मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो ये बन जाएगा 2i से, प्लस इसका भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऑलरेडी 2 है, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 4b गिव्स, तो इट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड दैट इज इक्वल टू 4d। देखिए अब देखिए क्या ये इक्वेशन और ये इक्वेशन बराबर बनी, लेकिन देखिए इस इक्वेशन के लिए Kc क्या था, इस इक्वेशन के लिए पहले Kc जो था वो अंडर रूट वो 1 डिवाइडेड बाय Kc था एंड दैट इज इक्वल टू 1 बाय 100। लेकिन आपने अब इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई 2 से किया, और मैंने आपको कहा जब आप इसी इक्वेशन को मल्टीप्लाई 2 से करोगे उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो 2 बिल्कुल उसके पावर में चलता है स्क्वायर। अब इस इक्वेशन का पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था Kc, Kc को यानी कि आपने मल्टीप्लाई 2 से किया तो ये Kc का स्क्वायर चढ़ जाएगा। तो इसका मतलब है इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा वो होगा Kc डैश का स्क्वायर चढ़ेगा, ऐसे स्क्वायर क्यों, बिकॉज़ मैंने मल्टीप्लाई 2 से किया। सबको समझ आ रहा है। अब देखो वो किसके बराबर हो गया, देखिए Kc डैश किसके बराबर है, वो तो है 1 डिवाइडेड बाय Kc के, और 1 डिवाइडेड बाय Kc को आप क्या चढ़ा रहे हो, स्क्वायर चढ़ा रहे हो। अब देखिए दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय Kc किसके बराबर है, वो तो 1 डिवाइडेड बाय 100 के बराबर है। सबको समझ आ रहा है। तो इसका क्या चढ़ रहा है, उसका स्क्वायर चढ़ रहा है ऐसे। जब इसका स्क्वायर चढ़ेगा तो बताइए आप माय डियर स्टूडेंट्स Kc डैश किसके बराबर निकलेगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, देखो तो इसका मतलब है Kc डैश, बेसिकली मुझे इस पे स्क्वायर नहीं चढ़ाना है, मुझे इस पे स्क्वायर चढ़ाना है, इस वैल्यू तक, इसको मैं लिखूंगा Kc डबल डैश। इट्स लाइक दिस, सो Kc डबल डैश विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय Kc, बिकॉज़ ये इसका स्क्वायर चढ़ गया, और वो मैंने यहाँ पे लिखा बिकॉज़ Kc 100 के बराबर है, तो सीधे मैंने नीचे लिखा, तो किसके बराबर होगा, देखो Kc डबल डैश, ये रिप्रेजेंटेशन है Kc डैश, Kc double dash, and that is equal to 1 divided by, this is 100 multiplied by 100 because ये स्क्वायर है वहां पे, तो ये 2 बार है, तो it will be 1 0 0 0 0। कहने का मतलब ये है इसका जो भी वैल्यू है, आपका जो भी वैल्यू आएगा, तो मैंने रफली एक वैल्यू दिया था 100। अगर मान लो आप यहाँ पे 5 लिखते थे, अगर यहाँ पे आप 5 लिखते तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर आ जाता, 25 आ जाता। बात समझ आ रही है ना। तो मैंने आपको जनरली एक वैल्यू दिया कि आप प्रॉब्लम को कैसे जो है सॉल्व कर सकते हो। तो इसका मतलब ये है अगर Kc एक रिएक्शन के लिए जो कि ये है उसका 100 है, तो बताइए इस रिएक्शन के लिए Kc क्या निकलेगा, वो मैंने Kc डबल डैश से रिप्रेजेंट किया, एंड इस रिएक्शन के लिए मैं सीधे लिखूंगा Kc जो होगा। अब अगर मैं Kc ही लिखूंगा ऐसे, Kc डबल डैश के बजाय मैं सीधे लिखूंगा टर्म Kc, दैट विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय ये 100 का बिल्कुल स्क्वायर आ जाएगा ऐसे। वही मैंने स्क्वायर जो है 4 0 यहाँ पर डाल दिए, तो दिस विल बी द न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन। तो ऐसे आपसे जो है वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप क्या करेंगे काम, आप आराम से इन क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व करते जाएंगे। तो दैट्स वेरी सिंपल। तो मान लो अब मैं क्या करूंगा, मैं आपको एक और रिएक्शन दूंगा जल्दी जल्दी, उसके बाद हम एक और 2 प्रॉब्लम्स करेंगे। देखिए सिंपल रिएक्शन दूंगा, बहुत सिंपल रिएक्शन। मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है A प्लस B गिव्स
फॉरवर्ड बैकवर्ड C। और मान लो इस रिएक्शन के लिए Kc का वैल्यू जो है मान लीजिए वो 2 है। देखो सिंपल है, सिंपल, बहुत सिंपल है। आप मुझे बताइए इस रिएक्शन के लिए, देखिए आप मुझे बताइए इस रिएक्शन के लिए twice C gives forward backward twice A plus twice B। आप इस रिएक्शन के लिए बताइए मुझे Kc का वैल्यू क्या होगा। तो पहले आप क्या देखोगे, पहले आप देखोगे ये रिएक्शन और ये रिएक्शन बिल्कुल रिवर्स है। तो अगर इस रिएक्शन के लिए देखो ये तो रिवर्स है, तो पहले हम ऐसे लिखेंगे, इस रिएक्शन की पहले आप रिवर्स लिखेंगे जल्दी जल्दी। अगर आप इस रिएक्शन की रिवर्स रिएक्शन लिखेंगे तो वो क्या होगी, C gives forward backward A plus B, ठीक है ना। तो उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा दैट विल बी इक्विवेलेंट टू, चलो मैं उसको Kc डैश लिखूंगा, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 1 डिवाइडेड बाय Kc। सिंपल है, बिकॉज़ इसका रिवर्स है, दैट विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2। सबको समझ आ रहा है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको इस इक्वेशन के लिए निकालना पड़ेगा, तो आपको इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई 2 से करना पड़ेगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई 2 से करोगे दैट विल बी twice C gives twice A plus twice B। यही तो था, मैं आपको बड़ी सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं समझाने के लिए। तो बताइए देयरफॉर Kc जो नया आया था, मैं सपोज लिखूंगा Kc डबल डैश, चलो मैं इसको Kc डबल डैश नाम रखूंगा, तो वो किसके बराबर होगा, सिंस मैंने मल्टीप्लाई 2 से किया है तो वो इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पावर में चढ़ेगा। तो किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू Kc का स्क्वायर। लेकिन Kc खुद किसके बराबर है, Kc डैश, मैंने यहाँ पे Kc डैश लिखा, दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय Kc, ये इसका स्क्वायर चलेगा ऐसे, तो दैट इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और Kc के बजाय आप नीचे 2 लिखोगे। सबको समझ आ रहा है ना, 1 डिवाइडेड बाय Kc, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर आ जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू, मैं नीचे लिखूंगा, दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4। तो इसका मतलब ये हुआ दैट इस रिएक्शन के लिए जो Kc जो मैंने डबल डैश से रिप्रेजेंट किया, दैट विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4। सबको समझ आ रहा है। तो आप इसको, अगर आप इसको देखोगे फ्रैक्शन में कितना हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 चल जाएगा यहाँ पे, तो पॉइंट आ जाएगा, तो 4 2 हो गया 8 9 10, तो ये हो गया 4 2, तो ये 0.22 समथिंग निकलेगा ऐसे, तो दिस विल बी इट्स वैल्यू। सबको क्लियर हो रहा है ना। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप क्या करेंगे काम, अब मैं आपको एक और प्रॉब्लम दूंगा, और डिफरेंट प्रॉब्लम होगी, तो मैं यहाँ पे प्रॉब्लम लिखता हूं और हम उस चीज को सॉल्व करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। देखिए एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, मैं यहां पे लिखूंगा एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिएक्शन क्या है, मैं नीचे लिखूंगा, रिएक्शन है NOCl जो कि गैसियस है, इसको नाइट्रस क्लोराइड भी आप कह सकते हो। ये क्या देता है हमें, एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये हमें देता है एक तो NO गैस, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस, एंड प्लस क्लोरीन गैस। ठीक है, इस रिएक्शन को अगर आप बैलेंस करोगे, ये ट्वाइस है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 डाल दो, तो इसलिए ये 2 टाइम्स आ जाएगा। सबको समझ आ रहा है। तो ये आपके पास एक रिएक्शन है दैट इज ट्वाइस NOCl गैस गिव्स फॉरवर्ड बैकवर्ड, दैट इज ट्वाइस NO गैस प्लस Cl2 गैस, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, जिसमें आपके माय डियर स्टूडेंट्स ये रिएक्टेंट्स है, देखिए ये रिएक्टेंट है और ये जो है आपके प्रोडक्ट्स है। और ध्यान दिए ये सारे के सारे जो है ये मैंने गैसियस फॉर्म में दिखाए हैं। अब देखिए इस रिएक्शन के लिए मैं वैल्यू लेता हूं Kc जो है इस रिएक्शन के लिए दैट इज इक्वल टू 3.75 into 10⁻⁻⁶। तो इस रिएक्शन के लिए Kc का वैल्यू जो वही से दिया गया है दैट इज 3.75 into 10⁻⁻�6। ये Kc का वैल्यू दिया है। तो मैं फिलहाल ये वैल्यू लेता हूं जो कि बुक में दिया गया, आप एनसीईआरटी की बुक चेक कर सकते हैं, मैं वैल्यू ले रहा हूं वहां से। आपको क्या करना है, एट 1069 केल्विन, यानी कि टेम्परेचर जो आपको केल्विन में दिया गया है वहां पे वो है 1069 केल्विन। 1069 केल्विन आपको टेम्परेचर दिया गया है। ध्यान से पढ़िए और ध्यान से देखिए कि प्रॉब्लम क्या है। हमें क्या करना है, हम रिएक्शन देखेंगे। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कैलकुलेट द Kp फॉर द रिएक्शन। तो क्वेश्चन क्या है, यू हैव टू कैलकुलेट द Kp, कैलकुलेट द Kp फॉर द रिएक्शन।
आपको इस रिएक्शन के लिए Kp निकालना पड़ेगा। देखिए मैंने क्या कहा, दैट एक रिवर्सिबल केमिकल प्रोसेस है जिसके लिए जो कि प्रोसेस यहां पे है, दैट इज 2NaCl नाइट्रस क्लोराइड जो है रिएक्टेंट है हमारा, गैसियस है, और ये हमें प्रोडक्ट जो देता है, एक तो नाइट्रोजन ऑक्साइड देता है जिसको आप नाइट्रिक ऑक्साइड भी कह सकते हो, और क्लोरीन गैस जो देता है। इस रिएक्शन के लिए Kc दिया गया है, दैट इज इक्वल टू 3.75 into 10⁻⁶ एंड टेम्परेचर जिस पे ये Kc दिया है, बिकॉज आपको पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक कांस्टेंट वैल्यू होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, और वो इतना दिया है टेम्परेचर, आपको Kp निकालना है। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है यूज, आपको अगर मैं सॉल्यूशन लिखूंगा, ये सिंपल, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, आपको इक्वेशन यूज करनी है। यूज द इक्वेशन जो आपने ऑलरेडी पढ़ी है, यूज द इक्वेशन कौन सी, दैट Kp जो कि आपको निकालना है इज इक्वल टू Kc इंटू R इंटू T डेल्टा N। सबको याद है Kp इज इक्वल टू Kc RT रेज़ टू पावर डेल्टा N। ये इक्वेशन अगर सबको याद होगी तो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। और अब देखिए इसका वैल्यू क्या क्या होगा, Kp तो आपको निकालना है, मैं यहां पे देखूंगा, देखो Kp क्या है ये मुझे नहीं पता, ये मुझे कैलकुलेट करना है। Kc दिया है, मैं यहां पे लिखूंगा Kc इज इक्वल टू कितना है 3.75 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6। टेम्परेचर भी दिया है, तो टेम्परेचर कितना है 1069 केल्विन, ठीक है। और R देखो क्या है, मैं R अभी बताता हूं आपको, फिलहाल हम देखते हैं R का वैल्यू मैं देता हूं, दैट इज 0.0831। मैं बताता हूं यूनिट क्या आएगा, बिकॉज़ पहले मैं सिखाऊंगा आपको वो। और डेल्टा N मुझे बताओ डियर स्टूडेंट्स क्या होगा। डेल्टा N क्या होता है, डेल्टा N होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, ये होता है R के बराबर, ये डेल्टा N के बराबर। बताइए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स कितने हैं, खुद चेक करो यहाँ पे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, देखो यहाँ पे कितने हैं, देखो अगर मैं यहाँ से लिखूंगा Np कितना है, ये प्रोडक्ट है, इसका स्टोइकियोमेट्रिक 2 है कोएफिशिएंट, और इसका 1 है, दैट मींस 2 + 1, सो टोटल आ गए यहाँ से 3। और यहाँ पे देखो Nr नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स कितने हैं, खाली यहाँ पे 2 है, तो दैट इज दिस। तो हमें क्या निकालना है, डेल्टा N। डेल्टा N होता है Np माइनस Nr, तो दैट विल बी 3 - 2, तो कितना हो गया वो 3 - 2, तो इसका मतलब है डेल्टा N का वैल्यू 1 आएगा। देखो डेल्टा N भी पता है, R भी पता है, मैं यूनिट भी बताऊंगा, टेम्परेचर भी पता है, Kc भी पता है, तो Kp आराम से निकाल सकते हैं, आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। अभी देखो R का वैल्यू कैसे आएगा, सिंस मैंने आपको पिछली बार भी कहा दैट जो स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर है उसमें हम आइडियल गैस इक्वेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, और जिन्होंने वो यूनिट ऑलरेडी पढ़ा है, मैंने कहा था उनको ये बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा, उनको पता होगा गैस कांस्टेंट के बारे में। और जिनको नहीं पता था, मैंने उनको कहा था कि फिलहाल आप याद रखेंगे, हमारे पास जो इक्वेशन होती है दैट इज PV इज इक्वल टू nRT, इसको हम आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। अब देखिए मैं इस इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज कराऊंगा, मुझे निकालना है R। जरा मुझे बताइए R किसके बराबर होगा, R हो गया बराबर, एक साइड रखिए R, तो दैट विल बी इक्वल टू PV, और N और T जो है इसको डिवाइड कीजिए, दैट विल बी लाइक दिस। अब देखिए P क्या है, P होता है बराबर प्रेशर, P होता है बराबर प्रेशर, V होता है वॉल्यूम, सबको समझ आ रहा है। और यहां पे जो N है इट इज नंबर ऑफ मोल्स, एंड T जो है इट इज टेम्परेचर इन केल्विन। देखिए मैं अगर यहां पे ऐसे लिखूंगा, मैं डियर स्टूडेंट्स ऐसे लिखूंगा, फिलहाल मैं नीचे फिर यूनिट लिखूंगा। P के लिए जो यूनिट है, P क्या है, P इज द प्रेशर, P इज द प्रेशर ऑफ गैस। तो P के लिए आप यूनिट जो लिख सकते हो वो आप एटमॉस्फेयर भी लिख सकते हो, वो आप बार भी लिख सकते हो। देखिए एटमॉस्फेयर भी लिख सकते हो, बार भी लिख सकते हो ऐसे। वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम आप लेते हो लीटर्स में, यूजुअली लीटर्स ऐसे, ठीक है ना। N जो है इट इज नंबर ऑफ मोल्स, तो इसके लिए हम यूनिट लिखते हैं ऐसे मोल। और टेम्परेचर आपको पता है ये केल्विन में है, तो इसके लिए हम सिंबल लिखते हैं ऐसे केल्विन। तो बताइए मुझे R का क्या वैल्यू होगा। देखो अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, अब मैं वो वैल्यू तो नहीं दे रहा हूं, मैं डायरेक्टली बताऊंगा आपको। R का वैल्यू अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस ये फाइंड किया गया है एज एन एक्सपेरिमेंटल फैक्ट, आप ये देख सकते हैं 0.0831। लेकिन उसके बाद बचा क्या, देखो R का यूनिट क्या आ जाएगा, R का यूनिट देखो क्या आएगा, R का यूनिट देखते हैं, ऊपर आएगा एटमॉस्फेयर, या देखो वॉल्यूम का क्या है, वॉल्यूम का लीटर है, मैं ऐसे लिखूंगा लीटर। अगर आपने एटमॉस्फेयर में लिया था तो एटमॉस्फेयर आएगा, अगर आपने बार में लिया था तो बार आएगा। सबको समझ आया। तो चलो मैं बार लेता हूं, तो इट विल बी लीटर बार, ऐसे नीचे क्या है नंबर ऑफ मोल्स, वो तो ऐसे आएगा डिवाइडेड बाय मोल इनटू ये आएगा केल्विन ऐसे। अगर मैं ऊपर लिखूंगा ऐसे तो आएगा ऐसे लीटर। कभी कभार मैंने कहा आप बार के बजाय एटमॉस्फेयर भी लिख सकते हो, लीटर बार।
तो हम ऐसे लिख सकते हैं पर मोल पर केल्विन, ऐसे भी हम लिखते हैं। तो ये इसका यूनिट होगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं ऐसे लीटर बार पर मोल पर केल्विन। ज्यादा फर्क नहीं है, अगर आप एटमॉस्फेयर भी लोगे तो वहां पे 0.082 आ जाता है, तो ज्यादा नहीं आता है। तो चलिए हम ये लिया, तो निकालें केपी किसके बराबर होगा, तो देखो देयरफॉर केपी इज इक्वल टू, बताओ केसी का वैल्यू, केसी का वैल्यू ये है 3.75 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 6 इंटू आर का वैल्यू क्या है, दैट इज 0.0831। अब मैं यूनिट नहीं लिखूंगा यहाँ पे बिकॉज बाद में वो फिर आप उसको कैंसिल कर सकते हो आराम से। और मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर है 1069, ठीक है ना। और इसका देखो केसी तो अलग है, आर टी तो ये है आर इंटू टी है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है आर इंटू टी, और डेल्टा एन आपको निकला 1 पे। तो जब आप इस को सॉल्व करोगे तो वैल्यू कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0.033 इसका आंसर है। आप इसको खुद भी सॉल्व कर सकते हो। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ केपी। तो कभी कभार क्या है, आपको केसी दिया होता है, आपको केपी निकालना पड़ता है माय डियर स्टूडेंट्स। कभी आपको केपी ही दिया होगा, आपको केसी निकालना पड़ेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो कैसे आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। तो अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको पहले देखनी है उसमें कि आप केसी दिया है या केपी दिया है, दोनों में से एक दिया होगा। तो ये जो यहाँ पे वैल्यूज वेरिएबल्स दिए है, इसमें से आपको गिवन कुछ भी हो सकता है, और जो आपको निकालना होगा वो आपको इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके आपको वैल्यू जो है फाइंड आउट करना है। बस खाली ध्यान में रखना आपको ये डेल्टा एन वैल्यू, आपको जो है डेल्टा एन वैल्यू ये आपको निकालना आना चाहिए। और बाकी आप कितनी जल्दी आंसर निकालते हो ये डिपेंड करता है आपकी कैलकुलेशन पे। आप जितनी ज्यादा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी की जो है ये करोगे प्रैक्टिस, तो उतना जल्दी आपका डियर स्टूडेंट्स आंसर भी आ जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो अभी हम जो आगे पढ़ने जा रहे हैं, हम एक और चीज पढ़ेंगे, मैं यहाँ पे देता हूं वो। देखिए मैं आपको कुछ इक्वेशंस दूंगा जो कि आप एनसीईआरटी बुक पे भी देख सकते हैं। एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है जो आपको देखना है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये भी कहा था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से हमें एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का पता चलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक तो आप प्रेडिक्ट करते हो द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, और एक और रिएक्शन है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, मैं यहाँ पे लिखता हूं आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से क्या कर सकते हो, आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, यू कैन प्रेडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, देखो क्या हुआ इसका मतलब। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। एक रिएक्शन ऐसी होती है अगर Kc का वैल्यू रिएक्शंस के लिए ग्रेटर देन 10 रेज़ पावर 3 आता है, तो वो रिएक्शंस क्या होती है, वो फॉरवर्ड डोमिनेंट होती है, बहुत ज्यादा फॉरवर्ड डोमिनेंट होती है बहुत ज्यादा। ये बात आप समझ लेंगे, वो फॉरवर्ड डोमिनेंट होती है, और उनमें वो रिएक्शन जो है दे प्रोसीड टू कंप्लीशन। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। जिन रिएक्शंस का Kc का वैल्यू 10⁻³ से ग्रेटर आता है, वो रिएक्शन ज्यादा फॉरवर्ड डोमिनेंट होती है और वो कंप्लीट हो जाती है पूरी। जैसे मैं सिंपल सी बात कहूंगा यहाँ पे, मान लो हमारे पास रिएक्शन है A प्लस B गिव्स फॉरवर्ड बैकवर्ड C प्लस D। आपको पता है इस रिएक्शन के लिए जब आप Kc लिखते हो तो आप ऐसे लिखते हो C टू द पावर C D टू द पावर D डिवाइडेड बाई A टू द पावर A एंड B टू द पावर B। बहुत सिंपल है। तो आप जाहिर सी बात है,
आप मुझे बताइए ये क्या है, ये जो मैंने सी एंड डी लिखा, आपको पता है डियर स्टूडेंट्स ये प्रोडक्ट्स है, दीज आर प्रोडक्ट्स, और ये आपको पता है ये रिएक्टेंट्स है। यानी कि जो मैंने केसी के न्यूमरेटर पार्ट में लिखा, यानी कि इस पार्ट में लिखा, ये यहाँ पे प्रोडक्ट्स है, सबको क्लियर हो रहा है ना, और ये जो मैंने डिनोमिनेटर पार्ट में लिखा ये रिएक्टेंट्स, ये सबको पता है, यानी कि ये इनकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, एक्टिव मासेस है। अब देखिए जितनी प्रोडक्ट ज्यादा होगी, जितना ये वैल्यू ऊपर ज्यादा होगा न्यूमरेटर में, तो जाहिर सी बात है केसी का वैल्यू उतना ज्यादा होगा, और जितना रिएक्टेंट्स का वैल्यू ज्यादा होगा उसका मतलब उतना केसी का वैल्यू कम होगा। बात समझ आ रही है सबको? अब मैं क्या कह रहा हूं, अब जितना केसी का वैल्यू ज्यादा है, समझिए ना खुद, अगर केसी का वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे। प्रोडक्ट तब ज्यादा बनेंगे जब रिएक्शन फॉरवर्ड डोमिनेंट होगी, तो वैसी रिएक्शन प्रोसीड टू कंप्लीशन हो जाती है। बात समझ आई? वही कहने का मतलब है। दूसरी बात, अगर केसी का वैल्यू लेस देन 10 रेज़ पावर -3 था, यानी कि केसी का वैल्यू 10 रेज़ पावर -3 से भी कम है, यानी कि इसका वैल्यू बहुत कम है। ये कम कब होगा? जब ये बहुत कम होगा या ये ज्यादा होगा। इसका मतलब है ये रिएक्शन जो है, these reactions do not proceed to completion. They do not proceed to completion. In fact ये रिएक्शंस बहुत स्लो होती है, ये बहुत ही कम होती है, होती नहीं। एंड तीसरी कैटेगरी आती है अगर केसी का वैल्यू है इन द रेंज ऑफ 10 to the power -3 to 10 to the power 3, ऐसे। जिन रिएक्शंस का केसी का वैल्यू इस रेंज में है, कभी कभार इस पे प्रॉब्लम पूछी जा सकती है डायरेक्टली, तो उन रिएक्शंस में क्या होते हैं, वो जो है वो मॉडरेटली हो जाती है, यानी कि वो रिएक्शंस ऐसी है जिनमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी होती है और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन भी होती है। तो आपने ये चीज याद रखी कि जिन रिएक्शंस में केसी का वैल्यू 10⁻³ से ज्यादा होगा, दिस इज एक्सपेरिमेंटल डाटा, वो रिएक्शंस ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है और दे प्रोसीड टू कंप्लीशन। जिन रिएक्शंस का केसी का वैल्यू इस वैल्यू 0.001 इससे कम होता है, वो रिएक्शन कंप्लीशन में नहीं जाती, इनफैक्ट वो मुश्किल होती है स्टार्ट करनी। और जिनका मॉडरेट वैल्यू होता है इस और इस वैल्यू के बीच में, वो रिएक्शन जो होती है वो मॉडरेटली होती है, यानी कि उस रिएक्शन में, यानी कि वो रिएक्शन बेसिकली रिवर्सिबल होती है, उनमें रिएक्टेंट्स की भी कंसंट्रेशन होती है और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन होती है। अगर आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे, देयर आर सम रिएक्शंस जिनकी आप एग्जांपल देखोगे, उसकी एग्जांपल दी गई है माय डियर स्टूडेंट्स एनसीईआरटी बुक में, तो प्लीज आप वो चेक कीजिए और वहां पे देखिए एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, वहां पे बहुत सारी एग्जांपल दी है, ग्रेटर देन 3, इसकी भी और इसकी भी, तो वहां पे एग्जांपल्स दी है। तो मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं कि आप देखिए वहां पे कौन सी ऐसी रिएक्शंस है जिनमें केसी का वैल्यू ग्रेटर देन 3 है, कौन सी ऐसी है जिनमें लेस देन 10⁻³ है, और कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो मॉडरेटली होती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट वीडियो लेक्चर नंबर 13। इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू मीट इन द वीडियो लेक्चर नंबर 14। टिल देन, फी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।